सर जबरदस्त। आई कांट फाइंड कहाँ से आप मोदी जी को हराओगे? किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं पूछते है। हैं, हमारे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेश चंद्र राजन सिंह, उनसे Yes. पूछते हैं कि मोदी जी को कैसे हराओगे। राजन जी नमस्कार। राजन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर जरा जोर से बोलें, थोड़ा सा जोर से बोलें सर, बड़ा धीमा नमस्कार, धीमा बोल रहे हैं। नमस्कार। सब ठीक तो है सर? आप तो रोजे पे नहीं हैं? नहीं। वैसे भी इफ्तार का टाइम हो चुका है, सब सब हर एक कोई खा चुका है सब कुछ। राजन जी सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाह रहा था मैं कि अभी अभी कर्नाटक से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भाई कर्नाटक में जो सेकंड लिस्ट निकली है, दूसरी लिस्ट जो निकली है बीजेपी की, उसकी वजह से वहां पे बहुत बगावत हो गई है। तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस जिस प्रकार चल रही है, कांग्रेस का जो हाथ है, मुझे लग रहा है कर्नाटक शायद कांग्रेस के हाथ के साथ हो जाए, लग ऐसा रहा है। आपको कोई खबर है क्या सर? राजन जी। सर सबसे पहले आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के जी शुभ अवसर पर मैं प्रदीप जी और आप दोनों को बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को यूज करके आप इस देश के जो कमजोर वर्ग है, जो दबा हुआ वर्ग है, उनकी आवाज बनकर आप देश के सामने पेश हो रहे हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और रही बात दूसरी कर्नाटक की जो इलेक्शन है, जी। तो आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जो मीडिया के सर्वे के रिपोर्ट आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी उसे वहां पे पूरी तरह से जीत रही है जी। और इसके बाद ये इस तरह के रिपोर्ट क्यों आए हैं? क्योंकि कर्नाटक की जो सरकार है, जो एग्जिस्टिंग सरकार थी वहां पे, उन्होंने वहां पे लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया है। और जब इस तरह के सर्वे रिपोर्ट आती है और उनके काम की जो प्रोग्रेस थी, उससे उनको अंदाजा था कि यह आने वाला समय उनके लिए कठिन समय होगा। और जिसका उदाहरण आज उनका जो सेकंड लिस्ट आया है, उस सेकंड लिस्ट में कई सारे जो उनके इंटरेस्टेड लोग थे, जो पार्टी के जो कमिटेड कार्यकर्ता थे, उनको साइड में रखकर जो पैसे वाले लोग हैं, भांडवलदार लोग हैं, या वहां के जो बिग लीडर्स है, उनके आजू बाजू में बगल में रहने वाले लोगों के नाम आए हैं। इसलिए पार्टी का जो कमिटेड कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी को वहां पे बनाने का काम किया, उन लोगों में नाराजगी है और उनमें बड़ी बगावत की है। और ये जो माहौल है जी, ये माहौल पहले से था, लेकिन ये उनके घर में झगड़ा लगने के कारण वहां पे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो उनके अगेंस्ट में जितनी भी पार्टी है, उन पार्टियों के लिए एक आसान मौका बन गया है। जी। तो जहां तक इस चीज का सवाल है, इस पर जो पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी, विश्लेषण आ रहे थे कि हो सकता है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ जाए, हो सकता है कि इस बार कांग्रेस की मतलब सत्ता आ जाए, तो आपको लगता है कि आपका काम जरा आसान हो गया है कर्नाटक में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सर इस तरह से ये सब सारी अटकलें हैं। कांग्रेस पार्टी को वहां पे बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है जी। और इस तरह का उनके घर में झगड़ा लगता है, ये इस तरह का सिचुएशन तो ये लोग महाराष्ट्र में भी क्रिएट किया है। महाविकास आघाड़ी में दरारें है, महाविकास आघाड़ी में गठबंधन में मतभेद है, झगड़ा है, तो इससे मतलब आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। आपको ग्राउंड लेवल पे लीडर बेस आपको काम करना पड़ता है। और जहां तक कर्नाटक के जो इलेक्शन है, यस मैं मानता हूँ कि कर्नाटक का जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसने कोई काम किया नहीं है, लोगों में नाराजगी है। और ऐसे सिचुएशन में उनके साथ जो कमिटेड लोग थे, उनको उन्होंने मौका नहीं दिया है, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें जो आगे लड़के इनके खिलाफ जो इलेक्शन में लड़नी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से इनकी जो वीकनेस है, इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं ये बोला प्रदीप जी, एक मैं इसलिए पूछ रहा हूं बार बार कर्नाटक के बारे में, क्योंकि कवाड़ी साहब ने रिजाइन कर दिया, प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी से भी चले गए, वहां के पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं 2 या 3 और, उन्होंने भी छोड़ दिया, सब नाराज बैठे हैं। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए बड़ी चीज है, वो है कि कर्नाटक में जिस प्रकार राहुल गांधी जी का स्वागत हुआ, सिर्फ आपके पार्टी वर्कर्स द्वारा नहीं, आम लोगों का, आम लोगों ने जिस प्रकार राहुल गांधी का स्वागत किया, वो देखने लायक था। लिहाजा आपके लिए जो सपोर्ट है, आपके लिए जो समर्थन है कर्नाटक में, वो जबरदस्त है, मुझे ऐसा लग रहा है। राजन साहब। नहीं, आप इसके बातों से सर मैं 100% सहमत हूं सर।
राहुल गांधी एक अभी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा में मैं प्रदेश यात्री था, मैं उनके साथ पूरा महाराष्ट्र में जितना 400-500 किलोमीटर चला हूं उनके साथ, उनको मिलके उनके बात करने का मुझे 2 बार मौका मिला। और मैंने वहां पे जो माहौल देखा था, या पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के कारण जो माहौल बना है, इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने पार्टी का प्रचार और प्रसार नहीं किया है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो लोगों के प्रश्न है, लोगों के जो सवाल है, लोगों की जो कठिनाई है, उनके जो डेलीगेशन हुआ करते थे या लोग जो डायरेक्ट आके उनको मिलते थे, उन लोगों के इन सारे बातों को सुनकर उनके जो इश्यूज है कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम किया है। और जो सरकार को जिस जिन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, ये सारे मुद्दे सरकार के सामने लाने की कोशिश की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में तो सारे लोग राहुल जी को चाहते हैं, लेकिन आज के तारीख में जो केंद्र सरकार के जो नीति है, उस नीति से जो परेशान है, वो सारा भारतीय आज राहुल जी के साथ है। और उसका नतीजा है कि कर्नाटक में आपने एक ग्रैंड वेलकम देखा राहुल जी का। जी सुरेश चंद्र जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने अलग अलग यात्राओं के माध्यम से सरदार पटेल जी को हाईजैक कर लिया, महात्मा गांधी जी को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, आज पूरे मुंबई में करीबन 18 यात्रा है अंबेडकर यात्रा जयंती के महोत्सव पर। तो आप देखो जिस प्रकार से ऑलरेडी उनका चल रहा है, अयोध्या यात्रा, सावरकर यात्रा, धनुषबाण यात्रा, आशीर्वाद यात्रा, ओबीसी यात्रा, अभी अंबेडकर यात्रा, यानी पूरे मुंबई महाराष्ट्र में आज बीजेपी का टोटल यही यात्रा है। बिकॉज आज शाम को उनका स्पोक्स पर्सन भी नहीं आया, बोले कि हमको यात्रा में शामिल होना है। तो आपको लग रहा है कि तो आपको लग रहा है कि ये अंबेडकर जी को भी हाईजैक करने में ये कामयाब हो जाएंगे? सर मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। कुछ दिन पहले जब सावरकर जी का मुद्दा आया, तो सावरकर गौरव यात्रा का इन्होंने महाराष्ट्र में आयोजन किया। लेकिन जब ये लोगों के बीच में गए, ये उनको बहुत वाइडर लेवल पे करना था। इनको सावरकर गौरव यात्रा, सावरकर का मुद्दा लेके लोगों में इनको ये कांग्रेस और जो एनसीपी महागठबंधन के खिलाफ उनको लोगों को भड़काना था। लेकिन जब ये लोगों के बीच में गए, तो लोगों ने उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। लोग पूछते थे उनको कि भाई साहब आप सावरकर के बारे में पूछ रहे हो, जब आपके पार्टी के प्रवक्ता छत्रपति सुधांशु त्रिवेदी जैसा प्रवक्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, आपका भगत सिंह कोश्यारी, महात्मा फुले जी के बारे में गलत बातें करता था, उस वक्त आप लोगों ने इन महापुरुषों का गौरव यात्रा क्यों नहीं निकाला? और आज जो अंबेडकर जी का ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक विद्यमान सरकार में मंत्री है चंद्रकांत पाटिल, जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इसी अंबेडकर जी के बारे में कुछ दिन पहले स्टेटमेंट किया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, इन सारे लोगों ने लोगों को भीख मांगकर, आप ध्यान से सुनिए सर, लोगों को भीख मांगकर स्कूल कॉलेजेस बनवाए। इस तरह का ये अपमान किया था उन्होंने, उनके कार्यों का, उनके विचारधारों का। उसके बाद क्या हो गया, पुणे में पब्लिकली कुछ कार्यकर्ताओं ने चंद्रकांत पाटिल को मारपीट की, उनके मुंह के ऊपर शाही फेंकने का काम किया। तो लोग पूरी तरह से अवगत है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के जो मूल मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, या ये किसानों की आत्महत्या, ये सारे मुद्दों को लेकर इसके ऊपर कुछ बात नहीं करते। किसानों के सम्मान में कोई गौरव यात्रा नहीं निकालते। बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ये रोजगार का, महारोजगार का कोई ऐसा मेला नहीं लगाते हैं। ये लगाते हैं हर जाति और महापुरुषों के नाम पे अलग अलग गौरव यात्रा निकालते हैं और लोगों को ध्यान भटकाने का काम करते हैं। सुरेश चंद्र जी, अजित पवार और नाना पाटोले जी के जो वार्तालाप चालू है एक दूसरे के खिलाफ, क्या ये एमवीए के पूरे अलायंस को एकदम खतरे में लेके आएंगे? बिकॉज नाना पाटोले जी का प्रश्न एकदम सही है, आप एमवीए के एक हिस्सा है और आप साठगांठ कर रहे हो बीजेपी के साथ अलग अलग चुनाव में, तो ये कहां तक, तो ये दोनों का जो विवाद है, और फिर बीच में 4-5 इश्यूज पर अजित पवार ने खुल के बोला सर्टिफिकेट लेके थोड़ी मोदी साहब ने वोट मांगा था कि आप, ये कौन सा इशू है?
फिर उन्होंने कहा कि अडानी, शरद पवार साहब ने बोला अडानी का जेपीसी नहीं होगा, नहीं होगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि सावरकर इशू, पवार साहब ने क्लियर कट बोला कि ठीक है वो। और चौथा जो ईवीएम वाला इशू है, अजित पवार साहब ने बोला कि ईवीएम के हम जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है और हार गए तो ईवीएम खराब है, ये नहीं चलेगा। तो ये जो नाना पाटोले जी और अजित पवार का जो संघर्ष चल रहा है, ये आगे जाके एमवीए को खतरे में तो नहीं लेके आएंगे? सर दो तीन चीजें आपने एक साथ पूछी है। उसके सबसे पहले नाना पटोले एक ऐसा नेता है जो लोगों के हित में काम करता है। जब वो भारतीय सर जरा जोर से बोलें सर प्लीज। जब वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे जी, उस वक्त गलत जीएसटी और किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून आए थे, उन काले कानून के बारे में जब उनका नहीं पता तो उन्होंने मोदी के खिलाफ बगावत की और वहां पे रिजाइन करके वो लोगों के हित के लिए पार्टी छोड़ के चले आए। लेकिन अजित पवार की जो उनके पार्टी के साथ जो निष्ठा है, वो निष्ठा पूरे महाराष्ट्र ने देखी। और दूसरी बात, अजित पवार कहते हैं कि मोदी जी का, प्रदीप जी ने पूछा अभी कि उनकी जो डिग्री है, उस डिग्री की अभी क्या आवश्यकता है। हेलो, जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, उस संविधान ने इस देश के शिक्षित हो, अशिक्षित हो या किसी भी जाति धर्म का कोई भी इंसान हो, उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया है। फिर भी हमारे देश का ये जो इलेक्शन बोर्ड कमीशन है, वो जब किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करती है तो उसमें लिखा जाता है, कॉलम होता है कि आपका एजुकेशन का कॉलम होता है, और उसमें हम नॉमिनेशन फॉर्म में लिख के देते हैं कि भाई मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। अगर आप ये सार्वजनिक तौर पर लिख के देता है इस देश का प्रधानमंत्री, इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर अगर इस तरह लिख के देता है तो उसको अपनी डिग्री सार्वजनिक तौर पर दिखाने में क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, मेरा ये सवाल। और दूसरा, अजित पवार जी जो बोलते हैं कि भाई ईवीएम मशीन, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम मशीन चलता है और आप हारते हैं तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ है। लेकिन मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि ईवीएम मशीन जो है, ये देश के लोगों के थोड़ा आसानी हो जाए, ये सारा सिस्टम को और थोड़ा सा फास्ट कर जाए, इसीलिए था। लेकिन जिन लोगों के लिए ईवीएम मशीन बनाया, उन लोगों को ही अगर ईवीएम मशीन को पर भरोसा नहीं है, देश की भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और एनसीपी के 1-2 नेता छोड़कर, अगर उनको ऐसा लगता नहीं है कि ईवीएम मशीन लोगों के लिए अच्छा है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसे बदलने में क्या दिक्कत है जी। और पूरी दुनिया में लोग ईवीएम से वापस आ गए। लाइक फॉर एग्जांपल यूके हो गया या यूएस हो गया, हर जगह पे पेपर बैलेट है। जी सर बोलिए। और दूसरा बात ना, ये जेपीसी का जो मुद्दा है सर, ये वही शरद पवार साहब है जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो इशू हुआ था, उस वक्त इस देश में जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जेपीसी के चेयरमैन थे। और उनके जो जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी ने इतना शानदार काम किया था, उसके बाद यूके और अमेरिका से ज्यादा अच्छे निर्बंध ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले कंपनी के ऊपर लगाए और उसके बाद उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी हुआ। इससे क्या होता है कि अगर आप जेपीसी बनाते हो तो जेपीसी में अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, इसमें आप जो बोलिए। हेलो सी, बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए। यस, तो मुझे सर ऐसा लगता है कि जेपीसी के अंदर जो हम जांच करना चाहते हैं, वो जांच करने में जी भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जेपीसी का मुद्दा लेकर अदानी केस में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जेपीसी का गठन करना चाहिए और निष्पक्ष पद्धति से उसकी पूरे इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और देश के सामने अदानी और मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के जो रिलेशन है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन ये बताएं राजन जी कि मान लीजिए बीजेपी, अभी तो लग रहा है क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी है, अगर स्पीकर साहब नहीं मानते
और जेपीसी का गठन नहीं होता, तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आप, सर बताएं। लोकशाही है, लोकशाही में जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है जी, ये जो केंद्र की सरकार की जो दड़पशाही है, हुकुमशाही है, उसके खिलाफ हम रास्ते पे उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जो कि आप उतर रहे हैं जी, और उनकी गलत नीति के बारे में लोगों को अवगत करेंगे, क्योंकि जो न्यायालय में जो इंक्वायरी करेंगे वो लोग जी। तो मतलब इसका तो सर जैसा प्रदीप जी ने भी कहा, कुछ डिफरेंसेस आ गए एनसीपी को लेकर के, थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी जी के बीच में भी। अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों की शायद मीटिंग होगी, राहुल जी की उद्धव जी के साथ। तो क्या वो मीटिंग होने वाली है और कब होने वाली है या नहीं होने वाली, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे सर? कांट हियर हिम सर। सर आप अपना जरा माइक अपने हाथ में उठा लें ऐसे करके, अगर आप जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो शिवसेना के जो नेता है जी, संजय राउत साहब जी, वो ऑलरेडी हमारे हाईकमान के साथ मिले हैं, उनके साथ इन मुद्दे के ऊपर ऑलरेडी क्लैरिटी हो चुका है। अगर फिर भी ऐसा लगता है उनको कि राहुल जी और उद्धव जी का मीटिंग होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ लेवल पे डिसीजन लेंगे और इसमें जो भी उनके इश्यूज है उन इश्यूज के बारे में डिस्कस करके इस मैटर को सुलझाने का। वंडरफुल। लेकिन आप जी जी जी, एक बात है कि इस तरह से छोटे छोटे इश्यूज को लेके महाविकास गठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाली है। और आपने इससे पहले भी देखा, जब से सरकार बनी है, जब से इस महागठबंधन बना है, उस दिन से लेके कई सारे ऐसे इश्यूज है जिस इश्यूज के ऊपर हमारा एकमत नहीं था, फिर भी हम लोगों ने सरकार बनाई जी, सरकार चलाई। कोरोना जैसे भयंकर काल में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिस डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को अप्रिशिएट किया। धारावी जैसा एक जो से बड़ी लोक संख्या में रहने वाला, वहां पे हम लोगों ने शानदार काम किया था और उसके लिए WHO ने अप्रिशिएट भी किया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये छोटी छोटी बातों से महाविकास गठबंधन में कोई दरार नहीं आने वाली है और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो इसी तरह से ताकत के साथ काम करेगा और आप फ्यूचर में भी देखोगे कि हम शानदार परफॉर्म करेंगे। सुरेश चंद्र जी, देवेंद्र फडणवीस जी आज जिस प्रकार से लोगों को संबोधित करते हुए कि कांग्रेस पूरा बिखर गया है, डिसइंटीग्रेशन है, टूटने वाला है, फूटने वाला है, पूरे कांग्रेस बीजेपी में शामिल होने वाला, आप देखे होंगे जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा था, क्या ऐसा लग रहा है आपका को कि कांग्रेस में दरार है, फूटेगी और बीजेपी ज्वाइन करने वाला? बिकॉज बीच में अशोक चौहान जी का नाम चल रहा था कि अशोक चौहान जी 10-12 MLA को लेके कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करने वाला है। तो आज फडणवीस साहब ने फिर कहा कि कांग्रेस इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप, कांग्रेस विल ब्रेक एंड दे विल ऑल जॉइन द बीजेपी। कैसे देखते हो राजन साहब आप? सर इनके पास क्या है, ये केंद्रीय तपास यंत्रणा पूरे इनके साथ है, इनके पास पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग भांडवलदारों के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, बिल्डरों के लिए काम करते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि पैसे के जोर पे हम ये सारी चीजें इजीली कर सकते हैं और उनके कई सारे विधायक पब्लिकली ये सब बात करते हैं। और आप जिस देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हो वो इस राज्य के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, लेकिन आज वो उप मुख्यमंत्री की बात नहीं करते हैं। वो जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गुंडा बात कर रहा है। आपने देखा होगा पिछला जो उनका स्टेटमेंट था, वो बोल रहे थे कि मैं क्या कारतूस हूं, मैं झुकेगा नहीं घुसेगा। ये भाषा है इस देश, इस राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की। इससे आप एक ध्यान में रख लो सर कि ये सारे लोग जो है ना, ये कानून को नहीं मानते हैं। इनको ऐसा लग रहा है संविधान, लोकतंत्र, यहाँ का कानून इनके हाथ का खिलौना बन गया है, इसलिए वो इसकी हिम्मत करते हैं। और जब कोई आपने ये भी देखा होगा, जब महाविकास आघाड़ी के साथ जो खड़ा रहता है या शिंदे फडणवीस की एक गलत नीति के बारे में कोई एक गाना रैप पर था, गाना एक तैयार किया था, तो उसको इमीडिएटली अटक करते हैं, अरेस्ट करते हैं, उसको पनिश करते हैं। लेकिन ये इनकी जो गुंडे की भाषा बोलने वाले नेता है,
जो लोगों के साथ मारपीट करते हैं, घुसने की बात करते हैं, उनके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको अरेस्ट नहीं करते। जी राजन जी, आखिर में ये बताएं, आपको क्या लगता है कि बीएमसी के चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, या फिर 1 साल के बाद होंगे? सर यहाँ पे तो देखो, मुंबई का तो ये हाल है, लेकिन नवी मुंबई का हम देखेंगे, 4-4.5 साल से वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ। 4.5 साल हो और करेक्ट। ये लोग क्या करते हैं, वहां पे एक प्रशासक को अपॉइंट करते हैं और प्रशासन के माध्यम से पूरा कंट्रोल करते हैं, और उनके जो कारपोरेटर के एरियाज है, उनके जहाँ पे स्ट्रेंथ है, ऐसे जगह पे ये सारे कारपोरेशन के फंड्स को गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो ये सब नीति लेके चल रहे हैं, लेकिन वो सर कितना भी खींचने दो, 2 साल 4 साल कितना ही खींचिए, बुरी तरह से महाराष्ट्र में हारने वाले हैं। मतलब 2024 के विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह हारने वाले हैं। पूरी तरह से आने वाले हैं। लोकल मुंबई महानगर पालिका हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्शंस होंगे, उसमें पूरी तरह से हारेंगे। और लोकसभा चुनाव में सर कांग्रेस, देखो आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सारे छोटे छोटे जो रीजनल पार्टियां हैं, वो इकट्ठा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक चीज बताएं, आपको आपसे विदा लेने के पहले एक छोटी सी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी आपसे, कर्नाटक में कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली हैं सर? मुझे ऐसा लगता है सर, वहां पे हमारा स्पष्ट बहुमत। एक बार दोबारा बोले सर, आवाज नहीं आई आपकी, प्लीज। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी, क्या बात है। ये कुछ लोग जो बीजेपी को जिन्होंने छोड़ दिया है, क्या वो कांग्रेस में आने वाले हैं? उनका क्या स्वागत होगा? अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो उनका हम वेलकम करेंगे, उनके आने से और हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस वहां पे, विदाउट देयर सपोर्ट वी आर विनिंग। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, लव योर कॉन्फिडेंस एंड लव द वे यू टॉक। सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार और वंदे मातरम। Thank you so much. Very confident, Mr. Rajhans? Absolutely. That the Congress is winning Karnataka? Yes. He also says the Congress is winning Maharashtra. Of course, it's the MBA, not as the Congress. But he says we won't need anybody's support in Karnataka. Karnataka में हम लोग अकेले जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। Karnataka, like most of the states, follow the same